आज़ादी के ठीक बाद के भारत की कल्पना करना आज हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मेरा मतलब है, ज़रा सोचिए, एक ऐसा देश जो सदियों की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था। बिल्कुल। हमारे पास बुनियादी ढांचे के नाम पर कुछ खास था नहीं। हाँ, गरीबी चरम पर थी और एक विशाल आबादी की उम्मीदों का भारी भरकम बोझ भी था। और संसाधन बहुत ही सीमित थे उस समय। वही तो एक देश को एकदम शून्य से शुरू करके आज की इस ग्लोबल इकोनॉमी तक का सफर कैसे तय करना चाहिए। जाहिर है, इस सवाल का जवाब किसी एक दिन में या किसी एक जादू की छड़ी से तो नहीं मिला होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे दशकों की मेहनत और रणनीति है। सही कहा। और आज की हमारी इस विस्तृत और गहन चर्चा में हम उसी मास्टर ब्लूप्रिंट को डीकोड करने वाले हैं जिसने इस देश की नींव रखी। हमारे पास आज दृष्टि दिविजन द्वारा तैयार किया गया एक बेहद ज्ञानवर्धक दस्तावेज है, जो कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के पूरे इतिहास और विकास का एक बहुत ही शानदार कच्चा चिट्ठा है। बिल्कुल। तो जो लोग आज हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आज का हमारा मिशन एकदम साफ है। हमें ये समझना है कि 1951 से लेके 2017 तक भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक एक ईंट जोड़कर कैसे खड़ा किया और इसका असली ब्लूप्रिंट क्या था। और मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूँगा कि ये सिर्फ इतिहास नहीं है। हम आज जिस आधुनिक भारत में सांस ले रहे हैं, उसकी नींव इन्हीं योजनाओं में है। मतलब आज की नीतियां भी उसी अतीत से जुड़ी हैं। हाँ, आज हमारी जो भी आर्थिक ताकत है, यानी जो कमजोरियां भी हैं, वो अतीत की उन सफलताओं और विफलताओं से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। ये एक नया देश बनाने की पेचीदा प्रक्रिया को समझने जैसा है। तो चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। मेरे नोट्स के मुताबिक ये जो प्लानिंग या नियोजन का आइडिया है, ये आज़ादी के बाद अचानक से कहीं से प्रकट नहीं हो गया था। नहीं, इसकी जमीन पहले ही तैयार हो रही थी। हाँ, 1940 और 1950 के दशक का वो दौर था जब पूरी दुनिया में नियोजित अर्थव्यवस्था को काफी जनसमर्थन मिल रहा था। और दस्तावेज बताता है कि 1944 में ही उद्योगपतियों द्वारा एक बॉम्बे प्लान लाया गया था। जी, आज़ादी से पहले ही बिजनेस लीडर्स अर्थव्यवस्था का डिजाइन तय करने में लगे थे। तो मतलब अंग्रेजों के जाने से पहले ही हमारी तैयारी शुरू हो गई थी। बिल्कुल। और अगर हम इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को देखें तो दुनिया में सबसे पहले 1928 में सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन ने पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। अच्छा, तो प्रेरणा वहां से भी मिली थी। हाँ, उस समय दुनिया ने देखा था कि कैसे एक सरकार द्वारा कंट्रोल की जाने वाली अर्थव्यवस्था तेजी से उद्योग खड़ी कर सकती है। तो भारत ने भी विकास के लिए यही रास्ता चुना। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। वो बजट का विभाजन। एकदम सही। सरकार के खजाने को दो हिस्सों में बांटा जाता था, गैर योजना बजट और योजना बजट। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। क्या इसे हम अपने घर के बजट की तरह देख सकते हैं? हाँ, काफी हद तक। जैसे आपके घर का गैर योजना बजट वो है जो हर महीने राशन या बिजली के बिल पर खर्च होना ही है। देश के लिए ये रोजमर्रा के प्रशासन का खर्च था, जो कि टाला नहीं जा सकता। सही। और दूसरी तरफ योजना बजट वो पैसा था जो आप भविष्य की प्राथमिकताओं पर खर्च करते हैं। देश के लिए ये वो अहम हिस्सा था जिसे सरकार अगले 5 साल के विजन को ध्यान में रखकर खर्च करती थी। जैसे नए डैम बनाना या सड़कें बनाना। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और इन सब फैसलों को लागू करने का जिम्मा दिया गया था योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन को, जिसने दशकों तक देश की इकोनॉमी संभाली। हाँ, लेकिन फिर 2015 में एक बड़ा संस्थागत बदलाव देखने को मिलता है। इस दस्तावेज के अनुसार 2015 में इसे नीति आयोग द्वारा बदल दिया गया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और उन्होंने वो 5 साल वाला सिस्टम खत्म करके एक नई प्रणाली शुरू की। एक 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय रणनीति और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट। क्योंकि पुरानी व्यवस्था आज की तेज बदलती दुनिया के हिसाब से थोड़ी सख्त थी। नीति आयोग का मॉडल चीजों को लचीले लक्ष्यों में बांटता है ताकि आप समय के साथ खुद को बदल सकें। ये तो एकदम लॉजिकल लगता है। लेकिन चलिए उन शुरुआती दिनों में वापस चलते हैं। नींव का निर्माण। बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना की, जो 1951 से 1956 तक चली, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। हाँ, मेरे नोट्स में एक अर्थशास्त्री के.एन. राज का जिक्र है। उनका तर्क था कि भारत को पहले कुछ दशकों तक धीरे धीरे विकास करना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में स्लो डेवलपमेंट कहते हैं। हाँ, अब ये बात थोड़ी अजीब लगती है मुझे।
आजादी के बाद तो किसी भी देश को तेजी से आगे भागने की जल्दी होनी चाहिए ना? जल्दी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप कमजोर नींव पर जल्दी इमारत खड़ी करेंगे तो वो गिर जाएगी। अच्छा। ये पहली योजना दरअसल हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका पूरा फोकस बचत बढ़ाने पर था। बचत यानी सेविंग्स। हाँ, इस योजना का जोर इसी बात पर था कि बचत को बढ़ावा दिया जाए और उसे कृषि और बुनियादी ढांचे में लगाया जाए। और शायद इसीलिए पहली योजना में कृषि पर इतना जोर दिया गया। इसी दौरान भाखड़ा नंगल बांध जैसी विशाल परियोजनाएं शुरू हुईं। जिसने हमारी खेती की तस्वीर ही बदल दी। और एक रोचक तथ्य ये भी है कि 1956 के अंत तक देश में 5 IITs की स्थापना भी हो चुकी थी। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। वाकई। और इसका लक्षित वृद्धि दर 2.1% था, लेकिन प्राप्त हुआ 3.6%। ये तो एक बहुत बड़ी सफलता थी। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ दूसरी पंचवर्षीय योजना आई 1956 से 1961 के बीच। लेकिन यहाँ दिशा एकदम से बदल गई। हाँ, पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में। सही। इस बार फोकस खेती से हटकर तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर आ गया। मतलब बड़ी फैक्ट्रियां और स्टील प्लांट लगाना। लेकिन दस्तावेज ये भी बताता है कि घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए भारी आयात शुल्क लगाए गए। क्या ये एक बड़ा रिस्क नहीं था? रिस्क तो था। महालनोबिस मॉडल का इरादा घरेलू उद्योगों को बचाना था। इसका लक्षित वृद्धि दर 4.5% था। लेकिन विदेशी कंपटीशन न होने से हमारे उद्योगों में क्वालिटी का इशू आने लगा। और महंगाई भी बढ़ी होगी। बिल्कुल। और इन्हीं संकटों के बीच आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। इसमें फिर से कृषि और गेहूं उत्पादन पर ध्यान दिया गया। क्योंकि सरकार को समझ आ गया था कि खेती को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। साथ ही जमीनी लोकतंत्र के लिए पंचायतों के चुनाव शुरू हुए और राज्यों को शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई। कागज पर यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। लक्षित वृद्धि 5.6% थी। हाँ, और यहाँ ये बात बहुत ही रोचक हो जाती है। जब इसके नतीजे आए तो वास्तविक विकास दर केवल 2.4% रही, आधे से भी कम। और इस विफलता के कारण हमारी नीतियां नहीं बल्कि भू राजनीतिक संकट थे। आप युद्धों की बात कर रहे हैं? हाँ, चीन भारत और भारत पाक युद्ध। जो पैसा विकास के लिए था वो सेना और बॉर्डर पर लगाना पड़ा। और उसी दौरान भयंकर सूखा भी तो पड़ा था। सही कहा। खेती तबाह हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि सरकार को 1966 से 1969 तक कोई 5 वर्षीय योजना नहीं बनानी पड़ी। इसे योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे कहा जाता है। ये वाकई एक संकट का दौर रहा होगा। फिर 1969 में चौथी योजना के साथ वापसी होती है, जो 1974 तक चली। यह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कार्यकाल था। और ये गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। बिल्कुल। इस योजना में स्थिरता के साथ विकास पर जोर दिया गया। इसी दौरान कुछ बहुत बड़े फैसले भी हुए, जैसे 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और हरित क्रांति का प्रभाव भी इसी समय देश में दिखने लगा था। इसके अलावा सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का भी दस्तावेज में जिक्र है। हालांकि लक्षित वृद्धि 5.6% थी, पर प्राप्त केवल 3.6% ही हुई। फिर भी इकोनॉमी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। इसके बाद आती है पांचवी योजना 1974 से 1978। ये वो समय था जब गरीबी हटाओ का नारा गूंज रहा था। पूरा फोकस गरीबी उन्मूलन और रोजगार पर था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं मेरे पास। 1975 का विद्युत आपूर्ति अधिनियम, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत और डीपी धर द्वारा तैयार किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसे MNP भी कहते हैं। आर्थिक रूप से ये योजना सफल रही। लक्षित 4.4% के मुकाबले 4.4% की ग्रोथ मिली। लेकिन फिर राजनीतिक अस्थिरता का दौर आ गया। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि कैसे राजनीति अर्थशास्त्र को प्रभावित करती है। हाँ, क्योंकि 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने चल रही योजना को खारिज कर दिया। और उसकी जगह वो अपना रोलिंग प्लान लेकर आए, जहां हर साल योजना का मूल्यांकन होता है। सही। लेकिन फिर 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई और उन्होंने आते ही उस रोलिंग प्लान को पुनः खारिज कर दिया। ये एक ऐतिहासिक घटना थी। नीतियां कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के हिसाब से बदल रही थी। खैर, अब हम छठे से 8वीं योजना के दौर में आते हैं, उदारीकरण की बयार। छठी योजना 1980 से 1985। ये योजना नेहरूवादी समाजवाद के अंत की शुरुआत थी और आर्थिक उदारीकरण की पहली दस्तक भी। इसी दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम तेज हुआ और शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई, जिसने ग्रामीण क्रेडिट सिस्टम को बदल दिया। यह योजना 5.7% की वृद्धि के साथ काफी सफल रही। फिर आती है 7वीं योजना
1985 से 1990 राजीव गांधी का समय। जहां पूरा जोर तकनीक, प्रौद्योगिकी और उत्पादकता पर था। लक्षित 5.0 था, लेकिन प्राप्त 6.01% हुआ। काफी अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन इसके तुरंत बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया। 1990-92 का विदेशी मुद्रा भंडार संकट। जब हमारे पास आयात का बिल चुकाने के लिए डॉलर ही नहीं बचे थे। बिल्कुल, देश डिफॉल्ट होने के कगार पर था। और इसी संकट ने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में ऐतिहासिक एलपीजी सुधारों को जन्म दिया। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। हाँ, और इसी उथल-पुथल के कारण इस दौरान सिर्फ वार्षिक योजना ही चल सके। लेकिन इन सुधारों का असर 8वीं योजना में साफ दिखा। 1992 से 1997 बाजार खुल चुके थे। और 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य बन गया। साथ ही पंचायत और नगर पालिकाओं के विकेंद्रीकरण का रोचक तथ्य भी इसी योजना से जुड़ा है। और ग्रोथ रेट तो अविश्वसनीय था। लक्षित 5.6% के मुकाबले 6.8% की प्राप्ति। वाकई शानदार। अब हम पहुंचते हैं 21वीं सदी के लक्ष्यों की ओर। 9वीं योजना 1997 से 2002। आजादी के 50 वर्ष पूरे हो रहे थे। और ये अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व का दौर था। इस योजना में पहली बार सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संयुक्त प्रयास पर चर्चा हुई। इसके बाद 10वीं योजना आई 2002 से 2007। इसके लक्ष्य बहुत आक्रामक थे, जैसे कि समावेशी विकास और 8% GDP का लक्ष्य। साथ ही गरीबी को 50% तक कम करने और 80 मिलियन रोजगार सृजन का लक्ष्य भी रखा गया था। 80 मिलियन मतलब 8 करोड़ रोजगार। ये एक बहुत बड़ा विजन था। फिर 11वीं योजना 2007 से 2012। इसमें मुझे उच्च और दूरस्थ शिक्षा पर दिया गया ध्यान बहुत इम्प्रेस करता है, जिसे सी रंगराजन की रूपरेखा पर तैयार किया गया था। और इसी दौरान 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम या RTA आया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा लागू की गई। जी, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम था। और फिर हम आते हैं अंतिम यानी 12वीं योजना पर 2012 से 2017, जिसकी थीम थी तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। यहाँ धारणीय या सस्टेनेबल विकास पर पहली बार इतना स्पष्ट जोर दिया गया। गांवों में बिजली पहुंचाना, उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना और साथ ही 1 मिलियन हेक्टेयर हरित क्षेत्र यानी ग्रीन कवर बढ़ाने के लक्ष्य भी तय किए गए। और इसके साथ ही ये पंचवर्षीय योजनाओं का लंबा अध्याय समाप्त हो गया। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? इन तमाम दशकों की रणनीतियों को देखकर हम क्या कह सकते हैं? अगर हम पूरी चर्चा का सार निकालें तो इस दस्तावेज के अनुसार पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत को एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से आधुनिक, तकनीक संचालित और वैश्विक बाजार से जुड़ी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह बदल दिया। एकदम शून्य से लेकर आज के भारत तक का सफर। बिल्कुल। और ये ज्ञान उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो समझना चाहते हैं कि वर्तमान नीतियों की नींव दशकों की रणनीतियों पर कैसे टिकी है। बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण। चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं श्रोताओं को एक नए विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे 5 वर्षीय योजनाओं की जगह नीति आयोग के 15 वर्षीय विजन ने ले ली है। लेकिन आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और इतने तेज तकनीकी बदलावों वाले युग में विचार करने वाली बात यह है कि भविष्य में क्या होगा। हाँ, क्या भविष्य में अर्थव्यवस्थाओं के लिए लंबे समय की कठोर योजनाएं कारगर होंगी या हमें ऐसी तरल या फ्लूइड और रियल टाइम रणनीतियों की जरूरत पड़ेगी जो हर दिन बदलती दुनिया के साथ खुद को तुरंत ढाल सकें? ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचने की जरूरत है। आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा में बस इतना ही।